हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूनिट 5 का चैप्टर 5B ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जिसमें हम लोग उनके कंप्लेंट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स द चैप्टर विल आल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। सो चैप्टर इज़ वेरी स्मॉल एंड ईजी एज वेल। आपको बहुत आसानी से चैप्टर समझ में आ जाएगा। रूल सेम ही है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो वो जाके देखिए। मैंने ऑलमोस्ट लास्ट यूनिट से स्टार्ट करते हुए आप लोगों के एग्ज़ाम प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, तो आप उनको देखिए, सुनिए और एनसीईआरटी बुक को अपने साथ ज़रूर रखिए। अगर हम बात करते हैं चैप्टर के टॉपिक्स की, तो हम इसमें बेसिकली कवर करेंगे फर्स्ट मेन टॉपिक, दैट इज़ व्हाट आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या होती है क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, किसके लिए ये काम करती हैं। देन वी विल शिफ्ट अवर फोकस ऑन वेरियस ह्यूमन राइट्स कमीशन जो इंडिया में काम कर रहे हैं, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड द लास्ट नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम इन पांचों कमीशंस को जब पढ़ेंगे तो हम क्या फोकस करेंगे इसमें, सबसे पहले फोकस करेंगे हम इनकी कॉन्स्टिट्यूशन पे कि मतलब कि किस तरीके से बनते हैं और कौन कौन इनमें काम करता है, कि मतलब कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन कौन होता है, वाइस चेयरपर्सन कौन होता है, उसके बारे में हम सारे ही जो कमीशंस हैं उनको देखेंगे, उनके फंक्शंस देखेंगे। ऑलमोस्ट यू विल फाइंड कि जो फंक्शंस हैं वो सेम है सारे कमीशंस के, पावर्स उनकी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लेंट मैकेनिज्म कि जितने भी ये कमीशंस हैं, पांचों कमीशंस जो हैं हमारे, हाउ अ नॉर्मल पर्सन कैन कंप्लेन टू दैम क्योंकि जब तक आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तब तक इन कमीशंस को पता नहीं चलेगा, आपकी प्रॉब्लम को के बारे में पता नहीं चलेगा। तो कंप्लेंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उनकी वेबसाइट्स को हम लर्न करने की कोशिश करेंगे, कैसे अगर हम रिटन कंप्लेंट उनको कर रहे हैं तो कैसे रिटन कंप्लेंट करनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम मार्क्स की बात करें तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये पूरी जो यूनिट है वो 10 मार्क्स की का वेटेज रखती है। तो अगर हम देखें तो 5 मार्क्स हो सकता है दोनों चैप्टर्स में बांट दिए जाएँ। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। मैं देख रहा हूँ कि आप वीडियो पूरी नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इफ़ पॉसिबल, एंड ऑफ कोर्स प्रेस द लाइक बटन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बात करते हैं व्हाट आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ की। क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ क्या होती हैं? दे आर बेसिकली द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के थ्रू हेड की जाती है, और इनको जो अथॉरिटी दी जाती है दैट इज सिमिलर टू कोर्ट्स। तो आराम से समझ में आने वाली बात है कि क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होगी, ऐसी बॉडीज़ जो कि ऑलमोस्ट जुडिशरी के लेवल पे काम करती हैं, बट हेड की जाती हैं, ये बनाई जाती हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच के थ्रू, एंड बेसिकली दे आर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। क्या पावर होती है इनकी? ये रिजॉल्व करती हैं डिस्प्यूट्स को एंड इम्पोज करती हैं पनिशमेंट को। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी भी ऑलमोस्ट क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं उनका मेन जो पर्पस है वो है कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर देना, एंड जो मेन स्ट्रीम जुडिशरी है उसका बर्डन थोड़ा सा कम कर देना, और एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, एंड जो गिल्टी हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनको ऑफकोर्स पनिश भी करना इन क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ का काम होता है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी चीज़ें क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ में आ जाती हैं? तो इसमें बहुत सारे कमीशन, नेशनल और स्टेट लेवल के कमीशंस इस बॉडी में आ जाते हैं। सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस इसमें आ जाता है। कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम्स इसके अंदर आ जाती हैं, एंड आ जाते हैं इसके अंदर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑलमोस्ट जो नेशनल स्टेट लेवल पे जितने भी कमीशंस हैं या इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं या फिर कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम्स हैं, वो सब क्वासी जुडिशियल बॉडी के जैसे काम करती हैं। तो क्यों हमें इनको बनाना ज़रूरी है? क्योंकि दे आर द मोस्ट फंडामेंटल बॉडीज़ है ना, मोस्ट फंडामेंटल ह्यूमन जो राइट्स हैं उनको देने के लिए ये बॉडीज़ क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। मतलब दीज बॉडीज़ आर इंडिपेंडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि ये बॉडीज़ क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ऑटोनोमस हैं, ट्रांसपेरेंटली दीज बॉडीज़ आर वर्किंग, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज समथिंग वेरी मच। जुडिक्शन की अगर हम बात करें तो ओवर द एंटायर नेशन ये जो जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं ये काम करती हैं, एंड ह्यूमन जो नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर द मोस्ट फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स बॉडी, NHRC जिसको हम बोलते हैं।
एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. वो सब इसमें आ जाते हैं, है ना. ये वो कमीशन है कि बस आपको इनको अप्रोच करना है, और जैसे ही आप इन कमीशन को अप्रोच करेंगे, इनको कंप्लेंट अपनी बताएंगे, दे विल रिएक्ट, है ना. एंड दे वर्क इंडिपेंडेंटली, ऑटोनॉमसली. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. और ये ट्रांसपेरेंट बॉडीज़ हैं, मैंने बताया ये आपको. नेशनल स्टेट दोनों ही लेवल पे ये जो कमीशन है वो काम कर रहे हैं. कैसे ये बने हैं? बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993. ये याद रखना है आपको कि नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो गवर्न किया गया है, जो गवर्न हो रहा है वो कैसे हो रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के बाद से ये काम कर रहे हैं. मतलब गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ ग्रेट केयर फ्रॉम आफ्टर 1993 के हमको ह्यूमन राइट्स मिले, और ये इंश्योर किया जाए कि भाई सेफ्टी रहे लोगों को. जो मोस्ट वनरेबल ग्रुप्स हैं, जिसमें चिल्ड्रंस हैं, समटाइम दी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स यूज टू कम, तो वो वनरेबल ग्रुप्स को सेव किया जाए कि भाई उनको, अगर उनको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम उनके साथ हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन अगर उनके साथ हो रहा है, तो दे विल गेट प्रोटेक्टेड. तो दिस इज द वर्क ऑफ दीज कमीशंस. तो हमें बहुत अच्छे से समझना है. बहुत ईजी सा टॉपिक है, सिंपल सा आंसर इसका बनेगा. क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ क्या होती हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपको क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के बताने हैं, तो उस हिसाब से आप अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं. क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ एग्जीक्यूटिव ब्रांच के थ्रू हेड की जाती हैं. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होती हैं ये. इनका काम होता है रिजॉल्व करना डिस्प्यूट्स को, और इम्पोज करना पनिशमेंट्स को, मैटर्स को अच्छे से देखना, और हर फील्ड में काम कर रहे हैं. नेशनल से स्टेट लेवल में भी ये काम कर रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में दे आर वर्किंग. तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम एक एक करके एक एक कमीशन को समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको हम लोग NHRC बोलते हैं. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. क्या काम करता है ये, कैसे बना है ये, पहले ही मैंने बताया कि द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन्स राइट एक्ट जो है 1993 का, उसके थ्रू ये बनाया गया. एंड तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि कब से NHRC इंडिया में काम कर रहा है. तो बाय 1993 NHRC इज़ वर्किंग. तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि NHRC इज़ वर्किंग फ्रॉम 1993. कौन सा एक्ट पास किया गया? द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के थ्रू, और तब से उसके बाद से ये एक्ट बनाया गया. सिमिलरली द सिमिलर काइंड ऑफ कमीशंस आर क्रिएटेड इन द स्टेट लेवल एज वेल. मतलब हर स्टेट में भी एक एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया जाएगा, और कंट्री के अंदर बनाया गया आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब कि कौन कौन इसके अंदर होता है. तो सबसे पहले ये हेडेड बाय अ फॉर्मल चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो ये हमको याद रखना है कि जो फॉर्मल चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, जनरली वही NHRC को हेड करते हैं. फिर इसके अंदर फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी हम रखते हैं एज अ मेंबर. एक तो हेड हो गए इसके फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, देन फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन द प्रेजेंट और द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट भी इसके अंदर मेंबर होते हैं. एंड 2 मेंबर इसमें होते हैं द पर्सन हु आर हैविंग द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट. तो इसके इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल 5 मेंबर्स की कमिटी इसमें होती है जो पूरा NHRC रन करती है. पहला बताया मैंने आपको द चीफ जस्टिस ऑफ द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री, एंड देन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रेजेंट और द फॉर्मर चीफ जज ऑफ द of any of the high court, and 2 members who are having the expert knowledge in the human rights, है ना. and one more person is there which is called as the secretary general, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है NHRC का. इनके अगर हम ऑफिस की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा उसका काम होगा सारी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ को देखना. तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एक इंपॉर्टेंट बॉडी है NHRC, है ना. किस तरीके से NHRC काम कर रहा है बताया मैंने आपको. फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रेजेंट और द फॉर्मर जज ऑफ द हाई कोर्ट. यू नीड 2 members you need who are having the expertise in the knowledge, है ना, having the expertise knowledge in the field of the human rights, एंड ऑफ कोर्स 1 सेक्रेटरी जनरल जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहलाएगा. जब हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो देयर आर वेरियस फंक्शंस विच NHRC हैज़ टू परफॉर्म. तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ये, है ना. वन ऑफ द कमीशंस रोल इज टू कंडक्ट इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू द alleged violation of the human rights or abetment
that is aiding or supporting or negligence in the prevention of such violence by a public servant, है ना। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है और उसने कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया है तो उसके अगेंस्ट में पूरी इंक्वायरी करना, उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन करना, सबूत इकट्ठे करना इस ऑर्गेनाइजेशन का, NHRC का, इस कमीशन का काम है। कैसे एक्शन ले सकते हैं? सुयो मोटो एक्शंस ले सकते हैं, ना। सुयो मोटो मीन्स ऑन इट्स ओन मोशन एंड रिलेट्स टू एन एक्शन टेकन बाय द कोर्ट ऑफ इट्स ओन record without any request of the parties involved. For example, commission may inquire suo motu based on some human rights violation news or reports published. मतलब अगर न्यूज़पेपर के अंदर कोई ऐसी खबर छपी है जिसमें पता चल रहा है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो ये कमीशन किसी के कंप्लेंट करने का वेट नहीं करेगा, ये सुयो मोटो एक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप उसमें एक्शन ले लेगा। दूसरा जो फंक्शन है इनका वो क्या है? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना, ये इंश्योर करना कि भाई जो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस ऑफ द लोग हैं उनके साथ कभी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होगा। पावर्स की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स द NHRC हैव सो वेरी इंपॉर्टेंट पावर्स। क्या कर सकते हैं? ये समन कर सकते हैं किसी को भी, इन्फोर्स, है ना, समन एंड इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस एंड एग्जामिन देम ऑन ओथ, मतलब उनको शपथ दिलवा के कि आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, वो ये कर सकते हैं। आस्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट बिफोर इट सेल्फ, रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, रिक्वेस्ट पब्लिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस और एग्जामिन द विटनेस और डॉक्यूमेंट। मतलब एक इंपॉर्टेंट पावर्स है, मतलब जैसे एक जज काम करते हैं, जैसे एक पूरा का पूरा कोर्ट काम करता है, बिल्कुल उसी लेवल पे सुप्रीम जो NHRC है वो काम कर सकता है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि समन कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अपने सामने मंगवा सकते हैं, किसी भी एविडेंस को एग्जामिन कर सकते हैं, किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड की डिमांड कर सकते हैं और विटनेसेस को बुला सकते हैं, विटनेसेस को टेस्टिफाइड कर सकते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हाउ कैन यू अप्रोच टू द NHRC। आप कैसे NHRC को क्या कर सकते हैं? अप्रोच कर सकते हैं। तो ईजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट में जाने के लिए आपको वेबसाइट यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज़ www.nhrc.nic.in पे आप जा सकते हैं, या फिर एक सिंपल रिटन एक लेटर लिखकर भी आप अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट जब आप फाइल करेंगे तो इट शुड बी हैविंग योर नेम, जेंडर, स्टेट, आपका फुल एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, है ना, इंसिडेंट जो अकर हुआ है उसकी पूरी डिटेल, विक्टिम की पूरी डिटेल आपको उसमें देनी होगी, ब्रीफ समरी देनी होगी जो भी आप बताना चाहते हैं, और फिर वो आपको NHRC को पोस्ट कर देना होगा लेटर, और देन द एक्शंस विल बी टेकन। एनी कंप्लेंट विच इज रीचेस टू NHRC हैज टू टेकन इनटू ह्यूज कंसिडरेशन। मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी लेटर NHRC तक पहुंचा या कोई भी कंप्लेंट हमने उनकी वेबसाइट पर डाली है तो वो अननोटिस रह जाए, ऐसा ये जनरली नहीं करते हैं। एक डिटेल मैकेनिज्म ये लोग फॉलो करते हैं, डिटेल सिस्टम ये लोग फॉलो करते हैं। इंटरवीनिंग इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स तक ये लोग कर सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ जेल्स कर सकते हैं, और अवेयरनेस फैलाते हैं, सैनिटाइज, है ना, सेंसिटाइजेशन करते हैं ये, है ना, पीपल का, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो। तो कुल मिला के NHRC इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इज़ अ इंपॉर्टेंट कमीशन। कब बना? 1993 में बना। केस किसके थ्रू हेड किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं फॉर्मर, वो इसके हेड होते हैं। फॉर्मर जज होता है, प्रेजेंट जज होता है हाई कोर्ट का, 2 मेंबर्स होते हैं, सेक्रेटरी जनरल होता है। इसमें न्यू दिल्ली में ये सिचुएटेड है। फंक्शंस मैंने आपको बताए, इसके पावर्स बताई, और कैसे आप इस तक पहुंच सकते हो, कैसे कंप्लेंट कर सकते हो, उसके बारे में आपने पढ़ा। तो ध्यान से सुनिए, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 में से कोई ना कोई एक पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं, MCQs में पूछे जा सकते हैं, इनके फंक्शंस, इनकी वेबसाइट्स के नाम पूछे जा सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है। दूसरा जो है वो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो एज नेम इंडिकेट दिस विल ऑफ कोर्स इज द कमीशन विच टॉक्स अबाउट द माइनॉरिटीज़। नेशनल कमीशन कब बना? ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट पास किया गया अगेन पार्लियामेंट के थ्रू 1992 में, तो यानी कि 1 ईयर अर्लियर देन NHRC इसको बना दिया गया था। कौन कौन होता है इसके अंदर? एंड जब हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में कौन कौन है, तो इसका एक चेयरपर्सन होता है, 1 is vice chairperson and 5
other members generally nominated by the central government, and of course they represent the minority communities like Muslim, Christianity, Sikh, Buddhist, Jains and Zoroastrian, जिनको हम पारसीज बोलते हैं, उनके लिए ये काम करते हैं, बेसिकली इंश्योर करते हैं कि अदर देन हिंदूज इफ़ एनी ऑफ द ग्रुप इज सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, तो ये कमीशन उनके वेलफेयर के लिए काम करता है. तो क्या कौन कौन हो गया इस कमीशन के अंदर? एक चेयरपर्सन हो गया, वाइस चेयरपर्सन हो गया, 5 अदर्स मेंबर्स जो कि नॉमिनेटेड होंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफकोर्स किसको नॉमिनेट करेगी? ऐसे पर्सन्स को विच हैज़ द एमिनेंस, एबिलिटी एंड ऑफकोर्स इंटीग्रिटी इन दिस फील्ड, कि ऐसे नहीं किसी को भी उठा के इस ग्रुप का मेंबर बना दिया, नहीं, ऐसे लोगों को जो रियल में कैपेबल है, जिनके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए काम कर सकें. जहाँ तक बात करते हैं हम लोग फंक्शंस की, तो क्या क्या फंक्शंस काम परफॉर्म करता है ये कमीशन? बहुत डिटेल फंक्शंस हैं, आप बुक में से देखेंगे तो आपको और डिटेल में मिल जाएंगे. डेवलपमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज़ पे ये काम करता है, मॉनिटरिंग करता है, द वर्किंग ऑफ दीज सेफगार्ड्स के लिए एंड रिकमेंडेशंस देता है. ये तो मैंने अपने फुट नोट्स में आपको बता दिया. जब आप बुक में से देखेंगे तो आपको और डिटेल में मिलेगा कि इवैल्यूएटिंग द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, मॉनिटरिंग द वर्किंग ऑफ द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, making the recommendation for the effective implementation, looking into the specific complaints regarding the deprivation. बहुत सारे हैं, मतलब कुल मिला के मोटा मोटा काम क्या है कि माइनॉरिटीज़ को कैसे डेवलप किया जाए, माइनॉरिटीज़ को कैसे सेफगार्ड किया जाए, उनके वेलफेयर के लिए कैसे काम किया जाए, उस पर ये काम करता है. पावर्स की अगर हम बात करें तो क्या करता है ये? समन एंड इन्फोर्स कर सकता है ना, किसी भी पर्सन को जिसके अगेंस्ट में भी कंप्लेंट है, किसी भी डॉक्यूमेंट को अगेन ये एग्जामिन कर सकते हैं, मांग सकते हैं, एविडेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं और विटनेसेस को एग्जामिन कर सकते हैं. तो ऑलमोस्ट पावर जो है वो सेम है सभी कमीशंस की, तो वो हमें याद करनी है. कंप्लेंट मैकेनिज्म कैसा है इसका? कंप्लेंट मैकेनिज्म को में जाने से पहले हमें कुछ सेफगार्ड्स याद करने की, मतलब हमें क्या ध्यान रखना है जब हम कंप्लेन कर रहे हैं. पहला तो ये कि ओनली इफ वी बिलोंग टू द माइनॉरिटी ग्रुप तभी हम इस कमीशन में कंप्लेन कर सकते हैं. और अगर कोई मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है, जिसको हम सब जुडाइज बोलते हैं, कि अगर कोई मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है किसी कोर्ट में, तब हम इस कमीशन में अप्लाई नहीं कर सकते. और कोई भी मैटर अगर 1 साल से पुराना है और फिर हम उसकी कंप्लेन कर रहे हैं तो दिस कमीशन विल नॉट एंटरटेन दैट. तो ये हमें समझना है कि अगर मैटर एक तो पेंडिंग ना हो, मैटर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ बताई आपको, मुस्लिम, सिख, पारसीज, क्रिश्चियनिटी, उनसे ही बिलोंग करता हो, एंड शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर, तभी हम कंप्लेन कर सकते हैं. कंप्लेन करने का क्या तरीका है? वेरी सिंपल. कंप्लेंट मैकेनिज्म वेबसाइट इज देयर, www.ncm.nic.in, या फिर हम डायरेक्टली सेक्रेटरी जो है इस कमीशन का सेक्रेटरीट, उसको एड्रेस करते हुए, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ को एड्रेस करते हुए डायरेक्ट एक रिटन कंप्लेंट भी भेज सकते हैं. तो दिस इज व्हाट द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इज ऑल अबाउट. कब बना? 1992 में बना. कैसे बनाया गया? पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया. नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट पास करके. कौन कौन होता है इसके अंदर? चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है और 5 अदर्स मेंबर्स होते हैं. और बेसिकली बहुत सारा काम ये माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए करते हैं. एंड पावर्स में ये वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक कोर्ट करता है. समन करने का काम, किसी भी रिकॉर्ड को एग्जामिन करने का काम ये कर सकते हैं. तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट जो कमीशन है हमारा वो और भी इम्पॉर्टेंट है, वो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जिसको शॉर्ट में हम लोग NCW बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर women. As you can see, this was created after again the act of the parliament. पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट पास किया गया था, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में. तो इट इज़ मोर ओल्डर देन दी NPC, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, जो हमारा NHRC है, और NCM जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है उससे भी है पुराना है. 1990 में इसका एक्ट पास
हुआ, लेकिन बना ये 1992 से ये काम कर रहा है। क्या? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। बेसिकली कौन कौन इसका में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है इसका? एक तो चेयरपर्सन इसमें इलेक्ट किया जाता है, एंड जो दूसरा है 5 मेंबर्स इसमें होते हैं, जो कि अगेन नॉमिनेटेड बाय चेयर सेंट्रल गवर्नमेंट किए जाएंगे। तो यानी कि टोटल 6 लोगों का ये ग्रुप होता है, जिसमें चेयरपर्सन हो गया और 5 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। फंक्शंस ऑफ कोर्स, क्या फंक्शंस होंगे? ऑफ कोर्स वुमेन से रिलेटेड फंक्शंस होंगे, उनके अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड फंक्शंस होंगे, इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन matters relating to the safeguard provided for the women under the constitution and other laws, present the annual reports to the central government about working of the safeguards, मेक रिकमेंडेशंस ऑफ कोर्स कि कैसे और बेटर किया जा सकता है वुमेन्स को, वुमेन की वर्किंग को, एंड रिव्यू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो वुमेन्स के लिए बनाए गए हैं। लुक इनटू द कंप्लेंट्स एंड आस्क टू टेक सियो मोटो नोटिस, है ना, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है जहां वुमेन्स के साथ बहुत ज़्यादा अनसेफ्टी हो रही है, तो ये कमीशन बहुत एक्टिवली उसमें रोल प्ले करता है। पावर्स की अगर हम बात करें तो सेम पावर्स हैं एज मैंशन अर्लियर, कि समॉन कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, रिक्वायर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, एविडेंसेस के ऊपर काम कर सकते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। तो दिस इज द पावर्स। कैसे अप्रोच कर सकते हो आप नेशनल ह्यूमन राइट्स नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में? उनकी वेबसाइट है www.ncw.nic.in पे जाके आप डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा इंपॉर्टेंट कमीशन है, वुमेन्स के लिए टोटली डिवोटेड है। और जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये सब कमीशंस क्या काम कर रहे हैं, ये सब क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं जो मेन स्ट्रीम जुडिशरी है उसका बर्डन कम करते हैं और इफेक्टिवली मैटर्स को सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कैसे बनाए ये? एज पर द आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया जो है वो ये बताता है। आर्टिकल 338 याद करना है हमको कि आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि क्या करना है, एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करना है कंट्री के अंदर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए टेक केयर करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा ऑल मैटर्स को जो कि रिलेटेड टू दी सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब है। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज वर्किंग एज पर द आर्टिकल 338 के आर्टिकल का बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। कैसे क्या आर्टिकल 338 क्या कर रहा है? 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 कमीशन इसमें काम करते हैं। मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज वर्किंग under the 2 subcategories, the National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribes, क्योंकि भाई दोनों का एरिया अलग होता है, दोनों की कंडीशंस अलग होती है, तो अलग अलग उनके लिए बनाया जाएगा। फंक्शंस क्या करेगा? तो दोनों के ही फंक्शंस बिल्कुल सेम रहेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट, सिविल राइट्स के एक्ट के अकॉर्डिंग, एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के थ्रू इनके जो फंक्शंस हैं वो डिफाइन किए जाते हैं। क्या करते हैं ये? इवैल्यूएट करते हैं वर्किंग ऑफ दी सेफगार्ड्स, है ना, इवैल्यूएट करते हैं, इंक्वायर इनटू दी स्पेसिफिक कंप्लेंट्स को टेक केयर करते हैं, टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, एंड टू प्रेजेंट द प्रेसिडेंट एनुअली एंड पीरियोडिक रिपोर्ट्स। ये याद रखना है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, इनका काम क्या है? प्रेसिडेंट को एनुअली ये रिपोर्ट करना कि पूरे कंट्री में कितने इफेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को टेक केयर करने के लिए। तो याद रखना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब डायरेक्ट प्रेसिडेंट को एनुअली अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, एंड आर्टिकल 338 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के ये काम कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? कंप्लेंट मैकेनिज्म पावर ऑफ कोर्स सेम हो जाएंगी, पावर में बिल्कुल सेम काम करेंगे। ये समॉन करेंगे, किसी को भी इन्फोर्स कर सकते हैं, उस पर्सन की अटेंडेंस को डिस्कवरी कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को मांग सकते हैं, कोई भी एफिडेविट रिसीव कर सकते हैं, उसको एज ए एविडेंस मान सकते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स की कॉपी मांग सकते हैं फ्रॉम द एनी ऑफिस। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 338 ऑल्सो मैंडेट द यूनियन एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट टू कंसल्ट द कमीशंस ऑन ऑल द मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। मतलब कुल मिला के आर्टिकल 338 पूरी तरीके से इम्यून कर देता है
शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, कोई भी गवर्नमेंट आपके लिए कुछ भी बनाने से पहले हमें ज़रूर बताएगी। कंप्लेंट मैकेनिज्म कैसा है, बिल्कुल सीधा सा कंप्लेंट मैकेनिज्म है कि आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं तो www.ncsc.nic.in पे जाके या फिर www.ncst.nic.in पे जाके कंप्लेंट को रजिस्टर्ड किया जा सकता है। फाइनली लास्ट जो है वो है हमारा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसको हम NCPCR भी बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। कैसे बनाइए, अगेन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया। देयर वाज अ एक्ट इन 2005, जिसके बाद ये जो कमीशन है वो वर्किंग में आया, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005 किस कौन इसके गैम्बिट में आता है, ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 0 to 18 ईयर्स। लोगो भी बुक के अंदर आपको इसका मिल जाएगा। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल लोगो ऑफ हैविंग सिंबल ऑफ गर्ल एंड बॉय, ठीक है, तो वो लोगो आप देख सकते हैं। एंड क्या करता है ये, बेसिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू कैन से कमीशन, जो कि इंश्योर करता है सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन। कैसे उनको सेफगार्ड दिया जाए, कोई भी ऐसा काम बच्चों के साथ ना हो विच इज़ नॉट एप्रोप्रिएट, तो उसको ये देखता है। लुक इन टू द मैटर्स रिलेटिंग टू द चिल्ड्रंस इन द नीड ऑफ स्पेशल केयर एंड द प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस। हर तरीके से चिल्ड्रंस को टेक केयर करना, जो भी ट्रीटीज़, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह बनाई गई हैं चिल्ड्रंस को, चाइल्ड के राइट्स को लेके, उस पर ये कमीशन काम करता है और पूरी तरीके से प्रमोट करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द चाइल्ड राइट्स इनटू द स्कूल करिकुलम, ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स और द पर्सनल डीलिंग विद द चिल्ड्रन पे ये काम करता है। मतलब कुल मिला के चिल्ड्रंस की वेलफेयर के लिए, चिल्ड्रंस की सेफ्टी के लिए, चिल्ड्रंस के राइट्स के लिए जो भी काम आपको इंडिया में या इंटरनेशनली होते हुए दिखते हैं, अगर वो इंडिया में आपको होते हुए दिख रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान NCPCR का रहता है। पावर्स ऑफ कोर्स सेम ही रहेंगी, है ना। डेप्रीवेशन एंड वायलेशन ऑफ द चाइल्ड राइट अगर होता है तो सुयो मोटो एक्शन ये डायरेक्टली लेते हैं। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज फॉर प्रोवाइडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, अगर कहीं पे इनको पता चलता है, अगेन सुयो मोटो एक्शन ये करते हैं। मतलब ये जो कमीशन है, अगेन मतलब जितने भी कमीशन हमने पढ़े, ये किसी के कंप्लेंट करने का वेट नहीं करते। अगर इनको किसी भी रेफरेंस से पता चलता है कि पर्टिकुलर जगह पे या तो ह्यूमंस के राइट्स हर्ट हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के राइट हर्ट हो रहे हैं, चिल्ड्रंस के राइट हर्ट हो रहे हैं, वुमेन्स के राइट्स हर्ट हो रहे हैं, तो ये सुयो मोटो एक्शन के तहत ये जो कमीशंस हैं वो डायरेक्टली एक्शंस ले सकते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। क्या इसका तरीका है, कैसे आप चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं, तो एड्रेस आप एक डायरेक्ट रिटन कंप्लेंट डाल सकते हैं ऑन द एड्रेस दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, 5th फ्लोर, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपद, न्यू दिल्ली। या फिर आप जो वेबसाइट है www.eballnidan.nic.in पे डाल सकते हैं कंप्लेंट। तो काफ़ी छोटा सा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सारे ही कमीशन, 5 कमीशंस को आपको बताया गया है और इजी तरीका ये है कमीशंस को पढ़ने का कि एक तो कमीशंस के नाम पहले आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए और फिर उनके ईयर्स, बाकी फंक्शंस एंड जो पावर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। फंक्शंस क्या है कि भाई जो भी कमीशन जिस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाया गया है वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सुयो मोटो एक्शंस ले सकता है, एंड पावर्स भी बिल्कुल सेम है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सबकी वेबसाइट्स के नाम आपको याद करने हैं और जो भी पेपर में क्वेश्चन आता है उसको उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जल्दी मैं यूनिट 4 को लेके आऊँगा। वो यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में यूनिट 4 का ब्रीफ आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। 10 अप्रैल से पहले मेरा टारगेट है कि आपको पूरी बुक का एक रिवीजन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इफ़ पॉसिबल तो कंट्रीब्यूट करिए टू द स्टडी, एंड दिस इज समथिंग वेरी important. चलिए, take care, all the best for your exams which are coming, and please watch the entire video. Take care, goodbye.